बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपका जो पेपर होता है बीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स का, उसका जो पेपर होने वाला आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको पता है बीएससी का पेपर है तो इसको पास करना कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी है ये पूरा का पूरा आपको। तो आज मैं आपके सामने जो पीडीएफ है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की पीडीएफ लेकर आया हूँ। साथ के साथ ये बाइलिंगुअल पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, उनकी शिकायत रहती थी कि सर आप हमारे लिए भी कुछ कंटेंट बनाओ इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंटेंट लेकर आ गया हूँ। दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है। इसमें से इस पीडीएफ में से आपको प्रश्न ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दो। अपना पहला प्रश्न है, व्हाट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल स्क्रिप्चर्स ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका अर्थ यही है कि आयुर्वेद को सबसे मूल ग्रंथ कौन सा था आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है वो किसको माना जाता है? चरक संहिता को माना जाता है, जिसने चरक ने लिखा था आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो सबसे मूल ग्रंथ है वो आयुर्वेद के बारे में पहली बार हमें पता चलता है चरक के द्वारा। चरक ने अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा है। शल्य चिकित्सा भी थी उसके अंदर, आयुर्वेद भी था, कैसे प्राचीन समय के अंदर लोग अपनी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर। तो आयुष का क्या मतलब होता है? तो आयुष है वो भारत सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के अंदर एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, आयुष स्कीम। तो उसके अंदर जो भारतीय प्राचीन पद्धतियां हैं जो उपचार की, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पद्धति को, इस जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। तो उसके अंतर्गत कौन सी जो प्राचीन पद्धतियाँ आती हैं उपचार की, हम उसको देखेंगे। तो पहली पद्धति है वो आयुर्वेद आती है, योगा आती है, यूनानी आती है, सिद्धि आती है और होम्योपैथी आती है। तो समझो, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि और एच फॉर होम्योपैथी। तो ये सब प्राचीन पद्धतियां हैं। ठीक है, वो सब सारी की सारी पद्धतियां किसके अंतर्गत आएंगी? आयुष स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए की गई स्कीम के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें क्या कहें, इन सब जो प्राचीन पद्धतियां हैं ना, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेद फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन द बॉडी। तो आयुर्वेद में शरीर को संतुलन बनाने के लिए प्रमुख अवधारणा क्या है? मतलब शरीर को आपको संतुलित बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं वो आपके शरीर में नियंत्रण में रहनी चाहिए। तो कौन सी होती है, उसे क्या बोला जाता है? त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। तो त्रिदोष में क्या आता है? वात, पित्त और कफ। तो कोई व्यक्ति है उसका वात, पित्त किससे संबंधित होता है? पेट से संबंधित होता है। आपके पेट के अंदर कोई भी प्रकार की खाना वगैरह का पचन अच्छे से होना चाहिए, वो क्या होता है? पित्त होता है। कफ क्या होता है? आपके स्वास्थ्य से, सांस से संबंधित होता है। आपके जो बलगम वगैरह जम जाता है उसको कफ कहते हैं। और वात है वो आपकी जो शरीर के जो खुजली वगैरह हो गई, जो स्किन वगैरह, उससे संबंधित है। तो इसे त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम इम्फेसाइज ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरल एलिमेंट लाइक अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। तो कौन सी पद्धति है इनमें से जो जल हो गई, वायु हो गई, अग्नि और आकाश जैसी प्राकृतिक तत्वों द्वारा उपचार पर बल देती है? तो नेचुरल थेरेपी है, नेचुरोपैथी, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। उसका क्या कार्य होता है? वो कहती है कि हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के माध्यम से चीज़ों को सही करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कई कई जगह जो लोग जाते हैं और अपने शरीर के सारे को मिट्टी लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि उससे क्या होगा, एलर्जी वगैरह जैसी चीज़ें वो सही हो जाती हैं। समझ में आ गया? कुछ जड़ी बूटियां, उसके माध्यम से इन सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है अलग अलग प्रकार की बीमारियों का। तो ऐसी थेरेपी जिसमें जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रयोग करके अगर कोई बीमारी को ठीक किया जाता है, उस प्रकार की पद्धति को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरलोपैथी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें, विच योगा प्रैक्टिस इज एम्ड स्पेशली एट मेंटल कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो इनमें से कौन सा योग है जिसको मानसिक एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोग में किया जाता है। तो किसका प्रयोग में किया जाता है? आप जो ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो या ध्यान करते हो, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोई भी व्यक्ति अपना जीवन में एकाग्रता, फोकस को बढ़ाना चाहता है तो आप ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान करने का अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप जो मुद्रा में आकर, ध्यान की मुद्रा में आकर आप कोई भी एक ध्वनि पर कंसंट्रेट कर सकते हो, या फिर एकदम शांत चित्त से बैठकर अपनी जो सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर अपने सामने कोई दीवार जलाकर उसकी लो पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं ध्यान केंद्रित करने के, लेकिन इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आपका फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी भारतीय जड़ी बूटी स्मृति और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राही नामक एक जड़ी बूटी है, जो कोई भी व्यक्ति है उसको अगर याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम रहती है तो उसको दूर करने के लिए ब्राही नामक जो जड़ी बूटी है उसको खा सकता है, तो उसकी जो सोचने की क्षमता है, याददाश्त है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अगले वाला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार रोग का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? दोषों का असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ डोसेस। दोष का असंतुलन क्या होता है? मतलब आपका आहार है, समझ में आ गया, आपकी जो दैनिक जीवन क्रिया वो उसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे कि आप हर कुछ जो आपके मन में आ रहा है वो आप खाने लग गए, आपने समय पर नींद पूरी नहीं की, तो आप किसका शिकार हो जाओगे? बीमारी का शिकार हो जाओगे। अगले वाला प्रश्न है, योगा वाज कोडिफाइड इन रिटन फॉर्म बाय विच स्टेज। तो योग का लिखित रूप किस ऋषि ने संहिताबद्ध किया था? तो आपको सबको पता है योग के बारे में किस ऋषि ने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। समझ में आ गया? तो योग के बारे में किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, और उसी पे बाबा रामदेव है, उनका जो प्रोडक्ट है पतंजलि वो भी इसी चीज़ पे चलता है। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम। तो आयुष सिस्टम का क्या है, कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको पता है योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, सिद्ध हो गया, ये सब चीज़ तो क्या है, आयुष जो भारत सरकार की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो ये रेकी नामक चीज़ सिस्टम है ये इस पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से जो रेकी है वो आयुष जो पद्धति है उसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी की सभी इस पद्धति का हिस्सा हैं। अगले वाला प्रश्न है, कौन सी भारतीय जड़ी बूटी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सी जो जड़ी बूटी है वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है? इंग्लिश में, विच इंडियन हर्ब्स इज बेस्ट नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी जो जड़ी बूटी है वो उपयोग में ली जाती है? तो आपको पता है गिलोय है, ठीक है, गिलोय है, उसका प्रयोग किया जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो गिलोय एक की बेल आती है, उसकी तने को अपन क्या पानी में डालकर काढ़ा बनाकर पीते हैं, उससे क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? आपके शरीर में जो खांसी हो गई, जुकाम हो गई, या फिर आपके शरीर के अंदर या कोई भी प्रकार के रोग जल्दी लग जाते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और गिलोय को आपको पता है अमृता नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय के अंदर गिलोय को अमृता नाम से जानते थे। तो ये प्रश्न भी बनता है, आपको अच्छे से करके जाना है इस प्रश्न को भी। अगले नंबर प्रश्न है, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुई? इन विच रीजन डिड सिद्धा मेडिसिन प्राइमरी इवोल्व। तो सिद्ध है वो नामक जो चिकित्सा प्रणाली है वो कहाँ पर इवोल्व हुई, कहाँ से निकल कर आती है, किस क्षेत्र से? तो आपको पता है तमिलनाडु से। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्धा का जो केंद्र है वो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो आपका आंसर उसमें क्या होगा? तमिलनाडु है वो इसका प्रमुख केंद्र रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज पंचकर्म इन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म क्या होते हैं? तो पंचकर्म होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। तो पंचकर्म क्या होते हैं? जो विष है उसको, विषरण को आचरण करना, मतलब विष को काटना। 13 नंबर प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, मतलब सूजन कौन सी जड़ी बूटी है जो आपके शरीर में सूजन रोधी गुण करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर सूजन आ गया है तो वो उस जड़ी बूटी का अगर प्रयोग करता है तो उसका सूजन है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है इनमें से, तो अगर आपको सूजन आ गया तो आप कौन सी जड़ी बूटी का यूज करते हो, हल्दी का यूज करते हो अपने शरीर के ऊपर, तो इससे क्या हो जाता है, सूजन कम होने का कार्य करता है। अगला वाला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द योगा फिलोसफी व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो योगा के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो आपको पता है योग के अंदर बताया गया अथाह योगा कि आप जीवन में सब कुछ कर लो, उसके बाद में आपको भक्ति या योग करना चाहिए जिससे आप किसकी प्राप्ति कर सको, मोक्ष की प्राप्ति कर सको। तो मोक्षा या लिबरेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, विच व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर आयुर्वेद ग्रोइंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो आयुर्वेद की पूरी दुनिया में मान्यता मिलने के पीछे क्या कारण रहता है, तो क्या कारण रहा है, होलिस्टिक अप्रोच एंड द मिनिमल साइड इफेक्ट, मतलब इसके जो सबसे कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये सारी बीमारियों को उपचार करने में सक्षम भी होता है। तो आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद थोड़ा टाइम जरूर लेता है लेकिन ये किस तरीके से कार्य करता है, कोई भी बीमारी है उसकी जड़ तक पहुंचता है और उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। और इसका क्या होता है, इसका किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए धीरे धीरे जो आपका आयुर्वेद है वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 1 के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन इन द डेली लाइफ, तो आधुनिक चिकित्सा का दैनिक जीवन में क्या लाभ है, तो आधुनिक चिकित्सा उसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है। तो मॉडर्न मेडिसिन वो किस पे काम करती है, क्विक डायग्नोसिस एंड द फास्ट एक्टिंग रिलीफ, मतलब ये तुरंत आप कोई भी टैबलेट लोगे, आज के समय आपको बुखार हो गई तो आप टैबलेट लिया और एक दो टैबलेट लेते ही आपके 10-5-6 घंटे में 1-2 घंटे में क्या हो जाता है, आराम आ जाता है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन इसका क्या काम है, ये त्वरित कार्य करती है, त्वरित निदान करती है और तुरंत क्या करती है, राहत प्रदान करती है। तो इसका क्विक डायग्नोसिस है और फास्ट एक्टिंग रिलीफ के रूप में कार्य करती है। 2 नंबर प्रश्न है, विच सिस्टम एम्फेसाइजेज द प्रिवेंशन एंड द होलिस्टिक केयर, तो इनमें से कौन सी प्रणाली निवारक व समग्र देखभाल पर बल देती है, मतलब इनमें से कौन सी प्रणाली है जो कोई भी व्यक्ति है उसकी जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करने का कार्य करती है और कोई भी व्यक्ति है उसकी पूरा मतलब अच्छे से ठीक करने का कार्य करती है। तो कौन सी, मॉडर्न मेडिसिन नहीं, एलोपैथी नहीं, एलोपैथी भी मॉडर्न मेडिसिन में आती है, शल्य चिकित्सा नहीं। तो आयुष जो चिकित्सा है वो क्या कार्य करती है, वो कोई भी व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से ठीक करने पर जोर देती है, उसका आहार ठीक करेगी, उसका दैनिक दिनचर्या को ठीक करेगी। जैसे कि आपने आयुर्वेद से कोई इलाज कराया तो सबसे पहले आपको डॉक्टर दवाई देगा, दवाई के साथ क्या कहेगा, आपको इन तीन चीज़ों को नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठंडे पानी में नहीं जाना है, समय पर सोना है। तो वो क्या करते हैं, जो आयुर्वेद है वो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या और आहार को ठीक करने का कार्य करता है। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाता है। तो यही चीज़ है, कोई भी व्यक्ति के जो प्रिवेंटिव और होलिस्टिक केयर का कार्य किसका रहता है, आयुष का रहता है। 3 नंबर प्रश्न है, विच ड्रग्स क्लास इज यूज टू द रिलीव पेन, मतलब कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। तो एनाल्जेसिस नामक एक दवाई आती है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप एनाल्जेसिस का प्रयोग कीजिए, आपको तुरंत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपने खिलाड़ियों को देखा होगा, वो क्या होते हैं, खेलते रहते हैं और उनको चोट लग जाती है और तुरंत किसी जो इंजेक्शन का या फिर स्प्रे का प्रयोग किया तो वो तुरंत ठीक हो गई। तो वो यही होता है एनाल्जेसिस। अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड, तो एंटा एसिड का उदाहरण कौन सा इसमें से, तो रेनेटेडिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड होता है एंटासिड जो आपके
5 नंबर प्रश्न है विच ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति है उसको जीवाणु का संक्रमण हो गया तो उसको कौन सा यूज करना पड़ता है, कौन सा बैक्टीरिया को यूज करना पड़ता है। तो जीवाणु संक्रमण को ठीक करने के लिए मैं एंटीबायोटिक लेते हैं। तो आपने काफ़ी पॉपुलर नाम है एंटीबायोटिक दवाइयों का। जो क्या होता है आपके वायरल वगैरह हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपको काफ़ी बार दी जाती हैं। तो बैक्टीरिया की जो रोग होता है उसी को काट करने का कार्य कौन करता है, एंटीबायोटिक होती हैं वो काम करती है। लेकिन वायरस जनित बीमारियां होती हैं उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। 6 नंबर प्रश्न है विच कैटेगरी इंक्लूड्स ड्रग्स लाइक इबुप्रोफिन एंड स्प्रिन। तो इबुप्रोफिन और स्प्रिन किस श्रेणी में आते हैं, तो एनेसिड्स के श्रेणी में आते हैं। एनेसिड्स मतलब होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब ऐसे जो हार्मोन रहित और जिससे सूजन नहीं होता ऐसे ड्रग्स के श्रेणी में आते हैं एस्प्रिन और इबुप्रोफिन्स। तो ये बस आपको डायरेक्ट इन सब प्रश्नों को याद करना, इनका कोई लॉजिक नहीं है इन चीज़ के पीछे, कि बायोलॉजिकल टर्म्स है सारी की सारी। 7 नंबर प्रश्न है आधुनिक चिकित्सा की आयुष की तुलना में एक मुख्य कमी क्या है। तो जो एलोपैथी है, जो आधुनिक चिकित्सा, उसकी क्या कमजोरी है सबसे बड़ी। व्हाट इज द की ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कंपेयर टू आयुष। तो क्या है, साइड इफेक्ट एंड डिपेंडेंसी। ये क्या किस में कमी रहती है इसकी, ये इस जो आपको पता है एलोपैथी से आप कोई भी दवाई ले लो उसका साइड इफेक्ट ज़रूरी होता है कोई ना कोई, और डिपेंडेंसी निर्भर भी रहती है। तो साइड इफेक्ट कैसे होगा, जैसे आपने कोई व्यक्ति है उसको अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक ले लोगे तो आपके शरीर में आग धीरे धीरे एंटीबायोटिक काम करना बंद कर लेंगे। ज़्यादा एमजी की गोली ले लोगे तो आपके शरीर में गर्मी हो जाएगी और एक दो बीमारियां निकल के आ जाएंगी। तो यही होता है जो एलोपैथी होती है या मॉडर्न मेडिसिन होती है, इसकी क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज्ड फॉर। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयाँ होती है उसका प्रयोग कब क्यों किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है लोअर ब्लड प्रेशर से संबंधित, मतलब कोई इंसान को रक्तचाप कम करना, कोई को बीपी हो गई है तो उसको कौन सा देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का उपयोग किया जाएगा लोअर ब्लड प्रेशर के लिए। समझ में आ गया, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर के लिए। 9 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द विटामिन सी रिच फूड्स। तो विटामिन सी से भरपूर जो खाना होता है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा, तो खट्टी चीज़ें होती हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है, आपको पता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो खट्टी चीज़ से संबंधित है, संतरा हो गया, ये अपना आपका, तो खट्टी चीज़ों के अंदर हमेशा क्या होता है, विटामिन सी होता है। 10 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कोगुलेंट्स। तो एंटी कोगुलेंट्स का क्या कार्य होता है, तो कोगुलेशन किससे संबंधित होता है, जो रक्त का थक्का होता है, थक्के को कोगुलेशन बोलते हैं। तो थक्का जमने से संबंधित होता है। क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, तो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। तो काफ़ी लोगों के लिए क्या होता है, जो खून होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उनके शरीर में जो खून है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए एंटी कोगुलेंट्स का प्रयोग किया जाता है ताकि वो रक्त के थक्के जमकर अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ गया और हार्ट अटैक आ सकता है उससे बचने के लिए क्या, एंटी कोगुलेंट्स का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ब्लड क्लॉट को बनाने से रोके। विच क्लास ऑफ ड्रग्स हेल्प विद ब्रीथिंग डिफिकल्टीज इन अस्थमा। तो दमा में सांस की तकलीफ में कौन सी दवा सहायक होती है, तो कौन सी दवा सहायक होती है उसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर वो नहीं देखा आपने, पंप जिसको अपन बोलते हैं, जो कोई अस्थमा वाला बीमार होता है उसको क्या दिया जाता है, उस पंप को खींचने के लिए दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। तो आपको पता है बोन हेल्थ के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है, विटामिन डी है वो आवश्यक होती है। तो कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर उसकी बोन है वो कमज़ोर होने लगी है, कट कट के आवाज़ आने लगी है, तो उसको कौन सी विटामिन खानी चाहिए, विटामिन डी खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और विटामिन डी किस में होती है, सूरज की किरणों में होती है। तो इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को जो सूरज जब उगता है तो उसकी थोड़ी देर हमेशा जो धूप है वो लेनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ सेडेटिव्स।
तो सेडेटिव्स का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो सेडेटिव्स होते हैं उनका मुख्य उपयोग क्या होता है? एंजाइटी एंड इंड्यूस्ड स्लीप, ये क्या करता है? चिंता कम करता है और नींद लाने का काम करता है। तो आपने देखा होगा जिनको चिंता ज़्यादा रहती है, दिमाग में अलग अलग प्रकार के थॉट आते हैं, उनको क्या करता है? डॉक्टर नींद की दवाई दे देता है, और उस नींद की दवाई को क्या बोलते हैं? सेडेटिव्स बोलते हैं। अगले वाला प्रश्न है, इम्यूनोप्रेसिव्स दवाएं ड्रग्स आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर, तो इन सब दवाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रिवेंट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, तो अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति को रोकने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। विच अप्रोच इज बेटर फॉर क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली रोगों के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो कंबाइन इंटीग्रेटिव अप्रोच, सांकेतिक संयुक्त दृष्टिकोण, मतलब आपको सभी बीमारियों, सभी दवाइयों का या सभी प्रकार की जो चिकित्सा प्रणाली उसका प्रयोग में कर लेना चाहिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए, योग भी करना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको आयुर्वेद अगर की दूध काढ़ा वगैरह या फिर खाने पीने का ध्यान में रखना चाहिए, आयुर्वेद का उपयोग हो गया। एलोपैथी की दवाइयाँ उनका भी प्रयोग में लेना चाहिए। तो इसके लिए कंबाइन इंटीग्रेटिव अप्रोच है, जो संतुलित संयुक्त दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आपको। यूनिट नंबर 3 है, उससे संबंधित अब आप महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। विच क्लास ऑफ द नेचुरल कंपाउंड डज द स्केलोफेमाइन बिलोंग्स टू, तो इसको फ्लेमाइन बिलोंग किससे करता है? तो कौन से प्राकृतिक यौगिक से संबंधित है? तो एल्कोलॉइड से संबंधित है आपका सोकोपोफ्लामिन। तो सोकोपोफ्लामिन किससे संबंधित है? एल्कोलॉइड से संबंधित है। अब देखो यूनिट नंबर 3 है, इसमें पूरी भर भर के सामने आज दवाइयों के नाम आएंगे, केमिकल्स के नाम आएंगे, आपका होने वाला है एकदम अच्छा सा दिमाग खराब। लेकिन मैं आपको ट्रिक्स के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। तो क्वानिन क्या होती है? तो क्वानिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के। तो आपको पता है आदमी के जब मलेरिया हो जाता है, एंटी मलेरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आदमी क्या करता है? कुरुन कुरुन करता है। कुरुन कुरुन का अर्थ समझ गए आप? मारवाड़ी का भाषा है, इसका अर्थ क्या है? कोई इंसान जब बीमार हो जाता है तो उसका शरीर से वो दुखित है, ऐसे नहीं कहता हाय राम, तो ऐसे समझ रट लो आप, क्वेनिन कू कू करेगा अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाएगा तब। टैक्सोल इज यूज प्राइमली इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो टैक्सोल का प्रयोग किसके लिए रोग को उपचार के लिए होता है? तो कैंसर के लिए। तो आपको पता है, समझ लो उसने भगवान को टैक्स नहीं दिया इसलिए उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया है। समझ में आ गया? टैक्सोल को समझ लो टैक्स से, उसने अगर टैक्स नहीं दिया था पिछले जन्म का, इसीलिए उसको क्या हो गई? बहुत गंभीर बीमारी कौन सी हो गई? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। तो आपको इसको इस ट्रिक से याद कर लेना है। अगले वाला पॉइंट है, विच प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड इज यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब इनमें से कौन सा पौधे से प्राप्त यौगिक सूजन और ऑक्सीकरण तनाव को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो कोई भी सूजन और ऑक्सीजन का तनाव कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुरुमाइन। तो कुरुमाइन है, उसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन व तनाव को कम करने के लिए। अगले वाला प्रश्न है, विच फॉलोइंग फाउंड इन द ओपियम हैज स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक इफेक्ट्स, तो जो मॉर्फिन होता है, अफीम होता है, उसको एक दर्द निवारक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? मॉर्फिन। मॉर्फिन को ओपियम में होता है ना, ओपियम अफीम में, उसको मॉर्फिन मिला जाता है, उसके अंदर मॉर्फिन मिलता है। तो आपको पता है ऐसे समझ लो, जो आपको पता है अफीम होती है ना, अफीम होती है, तो अफीम का पौधा कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर अफीम लगती है। तो ऐसे समझ लो मोर है, वो अफीम को खाता है इसके डंडे के ऊपर बैठ करके। समझ लो, ये ऐसे समझ लो कि मोर है, वो अफीम का नशा करता है। समझ में आ गया? ऐसे समझ लेना, मोरफिन से क्या समझ लेना? मोर है, वो अफीम का नशा कर रहा है। इस ट्रिक से याद कर लो आप इसको। 6वां नंबर प्रश्न है, विच सोर्स ऑफ कोलेचिसाइन, कोलेचिसाइन का क्या स्रोत होता है? तो कोलेचिसाइन का तो ये तो इसके नाम से याद हो जाएगा आपको, कोलेचिसाइन ऑटोमिनाले, ऑटोमिनाले। ठीक है, तो कोच्चि जाने के लिए, कोच्चि शहर का नाम सुना होगा ना आपको, कोच्चि शहर जाने के लिए उसने ऑटो का उपयोग में लिया, ऑटो किया है। तो ऐसे समझ लो कोच्चिमियम ओटम,
कोच्चि शहर जाने के लिए उसने ऑटो का उपयोग में लिया है, ऑटो बुक किया, ऐसे समझ लो। एल थियानिन किस चीज़ का बढ़ावे के लिए जाना जाता है? एल थियानिन इज बेस्ट नोन फॉर प्रोमेटिंग, तो एल थियानिन है वो किससे संबंधित है? रिलैक्सेशन एंड मेंटल फोकस, मतलब विश्राम और मानसिक एकाग्रता से संबंधित। तो ऐसे समझ लो कि थियानिन को किससे समझ लो, थियानिन को ये समझ लो आप थैले से, कि वो तो भाई एकदम थैला आदमी है जो हर आदमी हर कहीं पे सो जाता है, समझ में आ गया? तो उसको विश्राम से समझ लो कि वो तो भाई एकदम थैला आदमी है, हर कहीं पे सो जाता है। तो थियानिन को थैले से याद कर लो, थैले एकदम थैला मतलब एकदम ऐसे मूर्ख आदमी है या फिर ऐसे ही जो पड़ा रहता है उसको वो हर कहीं पे विश्राम करने लग जाता है। अगले वाला पॉइंट है कैफीन एक उत्तेजक यौगिक आमतौर पर किससे प्राप्त होता है? तो कैफीन है वो किससे प्राप्त होता है? व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ स्टिमुलेट कंपाउंड कैफीन? तो कैफीन कहाँ से मिलता है? कॉफी और टी से मिलता है। क्या? कैफीन आपका। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयडल प्रिकॉसर्स? तो स्टेरॉयडल प्रिकॉसर्स कौन सा नहीं है इसमें? तो कुरकुमिन, कुरकुमिन स्टेरॉयडल प्रिकॉशंस नहीं है। अगले वाला प्रश्न है विच कंपाउंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट अरेटेमेसिया एनुआ? तो आर्टेमेसिया एनुआ का प्रयोग का कौन से पौधे से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आर्टिमीशियम से। तो आर्टिमीसिया इसमें नाम है, उसे से याद कर लो, आर्टिमीशियम। 11 नंबर प्रश्न है विच कंपाउंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग केमोथेरेपी इंड्यूस न्यूट्रोपेनिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कीमियोथेरेपी से उत्पन्न न्यूट्रोपीनिया को रोकने में मदद करता है? तो टैक्सोल है वो न्यूट्रोपीनिया को रोकने में मदद करता है। तो टैक्सोल से याद कर लो न्यूट्रोपीनिया का। तो ऐसे याद करो, टैक्सोल को आप किससे याद करो? एल्कोहल से याद करो। तो एल्कोहल को वो पीना चाहता है, ठीक है। टैक्सोल को किससे याद करो? ओल है ना लास्ट में, तो एल्कोहल में भी ओल होता है और टैक्सोल में ओल है, तो इसे याद कर लो कि न्यूट्रोपीनिया एल्कोहल है वो, न्यूट्रोपीनिया वो एल्कोहल को पीना चाहता है। समझ में आ गया? देखो ऐसी ट्रिक बनेंगी, इसमें कोई और कोई लॉजिक तो होता नहीं है आपको याद करने के लिए, क्योंकि आप इसमें से अधिकतर होंगे वो आर्ट के स्टूडेंट और चाहे साइंस के, तो उनको भी नहीं आती है सब चीज़ें। तो कैफीन एक्ट मेनली है जे, तो कैफीन एक किसका काम करता है? तो कैफीन काम करता है एक स्टिमुलेंट का, उत्तेजक का। मतलब कैफीन जब आप लेते हो ना, कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन होता है, चाय के अंदर भी कैफीन होता है। तो आप चाय पीने के बाद में आपको जो फुर्ती महसूस होती है ना, आप कहते हो एक कप चाय कह लीजिए, मैं तो थोड़ा सा क्या होगा, मेरा शरीर थका थका सा महसूस कर रहा है, तो चाय पीने के बाद में आप में एकदम ऊर्जा आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? क्योंकि चाय के अंदर क्या होता है? कैफीन होता है, और कैफीन एक उत्तेजक होता है, समझ गए, जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा भर देता है। एक वो भी एक नशा ही होता है कैफीन के अंदर भी। अगले वाला प्रश्न है द एल्केलाइड्स एट्रोफिन्स इज क्लिनिकली यूज्ड फॉर? तो एल्केलाइड एट्रोपिन की चिकित्सक उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है एल्केलाइड एट्रोपिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आई एग्जामिनेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला है क्लोरोजेनिक एसिड्स इज नोन फॉर विच प्रॉपर्टी? तो क्लोरोजेनिक एसिड है उसका क्या गुण होता है? तो क्लोरोजेनिक एसिड है उसका क्या गुण है? वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। समझ में आ गया? तो क्लोरोजेनिक एसिड है उसका कार्य क्या था? वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। रेस्प्रिन किस न्यूरोट्रांसप्लांट को प्रभावित करता है? तो जो रेस्प्रिन है ये किससे संबंधित होगा? डोपामिन से संबंधित होगा। तो डोपामिन आप समझ में आ गया क्या होगा? आपके जो अच्छी फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको कभी इमोशनल हो गए, कभी आपको कॉमेडी मतलब हंसी वाली फीलिंग आ रही है, तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित होती हैं? डोपामिन हार्मोन से संबंधित होती हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एस्प्रिन है वो काम करता है। तो एस्प्रिन एक्ट एज ए बाय इफेक्टिंग इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, किसके? डोपामिन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? रेस्प्रिन वो कार्य करता है। तो अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, आखिरी यूनिट है ये। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन व्हेन ए पर्सन इज हैविंग ए हार्ट अटैक?
तो कोई भी व्यक्ति है उसमें अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए, तो आपको तत्काल क्या कार्य करना चाहिए अगर के कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो उसके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, गिव एस्प्रिन एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। तो एस्प्रिन नामक दवाई आती है, जो कोई भी व्यक्ति हार्ट से संबंधित उसको क्लोट बन गया है या हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो गई तो उसको दूर करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, एस्प्रिन नामक दवाई दी जाती है। तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को एस्प्रिन दो और तुरंत है वो हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस को कॉल कर दो। आप ऐसे नहीं कि वेट कर रहे हो कि सही हो जाएगा, नहीं, आपको पता है जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं उनके लिए पहला 1 घंटा बहुत ज़रूरी होता है इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अगर 1 घंटे में उन्हें अच्छे से इलाज मिल गया तो वो व्यक्ति बच सकता है, वरना क्या होता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। 1 घंटे को, पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है हार्ट जैसी बीमारियों के लिए। दूसरे नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द सिम्टम्स इंडिकेट ए स्ट्रोक। तो कौन से लक्षण है जो स्ट्रोक का संकेत देते हैं। तो कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट स्ट्रोक आ गया, ये भी ऐसा ही होता है, तो उसमें क्या क्या संकेत मिलेंगे आपको, तो उसके संकेत होते हैं अस्पष्ट बोलना व चेहरे का झुकना। तो अगर कोई व्यक्ति को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी बोली है वो लड़खड़ाने लग जाएगी और उसका चेहरा आगे की तरफ झुक जाएगा और शरीर है वो स्थिर पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब एकदम सुन्न आने लग जाएगी उस व्यक्ति को। तो ऐसे लक्षण अगर आपको कोई भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे अचानक से तो समझ लेना उसको हार्ट स्ट्रोक आया है और आपको उसको मेडिकल सहायता देनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, स्लर्ड स्पीचेस एंड फेशियल ड्रॉपिंग। 3 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट एड फॉर ए ब्लीडिंग वाउंड इंडिकेट्स। तो खून बहने वाली चोट का प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो अगर कोई भी जगह पर आपके कट लग गया और खून बह रहा तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपको कोई कपड़ा बांध देना है या दबाव लगा देना है ताकि वो खून है बहने से रुक जाए। तो आपको क्या करना है, उसको अप्लाइड प्रेशर विद ए क्लीन क्लॉथ, मतलब साफ कपड़े से उस पर क्या करना, आपको दबाव डालना है ताकि गंदगी, ऐसा नहीं गंदा कपड़ा नहीं लेना, गंदा कपड़ा लोगे तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह फैलने का चांस रहता है और रिएक्शन होने का चांसेस रहते हैं। साफ कपड़ा लेना है और उससे दबाव से उसको दबा दो ताकि ब्लड क्लोटिंग है वो हो जाए और ब्लड है उसका फ्लो रुक जाए। ठीक है, अगले वाला प्रश्न है, छोटे विच नेचुरल आइटम इज ट्रेडिशनली यूज टू द सोथ माइनर बर्न्स। तो छोटे जलने के घावों को शांत करने के लिए किस पारंपरिक रूप का उपयोग में किया जाता है, तो एलोवेरा जेल का। तो अगर आपके कोई छोटा मोटा अगर जलन हो गई या जल गया आपका हाथ वगैरह तो आप किसका, कौन से प्राचीन जड़ी बूटी का प्रयोग में करते थे लोग, तो किसका प्रयोग करते थे, एलोवेरा का। तो एलोवेरा का जो पौधा था उसका रस होता है वो थोड़ा सा लगा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिल जाएगी। और अगर आपके जलन वगैरह की समस्या होती है, अगर हाथ वगैरह जल जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, ठंडे पानी से भी धो सकते हो ताकि आपका जो हाथ है वो जला है, वहाँ पे जो मसल्स है वो एक्टिव हुई और थोड़ी कूल डाउन हो जाए और आपका जो जलन है वो ब्रेन है वो आपको थोड़ी कम महसूस हो। तो पता चल गया आपको क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए और एलोवेरा जेल का भी प्रयोग आप कर सकते हो इसके अंदर। अगला नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ चोकिंग इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में घुटन की समस्या का कारण क्या होता है, तो इंजेक्टिंग स्मॉल टॉयज और फूड। तो आपको पता, आपने भी बचपन में कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ निगल ली होगी जिसके वजह से आपका गला वो चोक हो गया होगा। कैसे बच्चों को रुपए नहीं देते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो निगल जाएगा, या फिर कोई कॉइन या कोई गुठली वगैरह हो गई बेर की वो निगल गया होगा। तो यही होती है बच्चों के अंदर जो चोकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों को नासमझ होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता और वो क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे कोई टॉयज़ हो गया, फूड आइटम हो गया, उसको क्या कर लेते हैं, अपने इंजेक्ट कर देते हैं। और उनकी फूड पाइप होती है वो भी क्या होती है, उतनी डेवलप नहीं होती है, छोटी रहती है, तो चीज़ें फंस जाती हैं उनकी गले में। 6वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ फेनेटिंग। तो बेहोश होने पर तुरंत तत्काल क्या करना चाहिए, तो जो व्यक्ति बेहोश हो गया उसको लेट देम डाउन एंड राइज देयर लेग। तो कोई भी व्यक्ति है उसको लिटा देना चाहिए और उसके पैर ऊपर कर देने चाहिए। तो कोई व्यक्ति है अगर वो बेहोश हो जाता तो उसके क्या हुआ, उसके जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें खून की सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, खून मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रहा है।
तो आपको क्या करना है, उसके पैर ऊपर कर देने हैं। तो पैर ऊपर कर दोगे तो खून का फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क में चला जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और वो बेहोशी से बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। 6 नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, सांस फूलने की स्थिति में कौन सी पारंपरिक जड़ी बूटी सहायक हो सकती है। तो कोई व्यक्ति का सांस फूल रहा है तो उसको कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग लेना चाहिए। इंग्लिश में ट्रेडिशनल हेल्प हर्ब में सपोर्ट द ब्रीथिंग ड्यूरिंग द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो कौन सी का यूज कर सकते हो आप, तुलसी का। तो तुलसी है वो श्वास से संबंधित बीमारियों के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी क्या होती है, एक जो जड़ी बूटी है या औषधि है। तो आपके घर में जो तुलसी होती है आपको डेली 2 सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 1 या 2 पत्ता डेली खाना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। और खाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जीभ पर नहीं रखना है, आपको चबाकर सीधा निगल जाना है जीभ पर रखे बिना, क्योंकि जीभ पर रखोगे तो फट जाएगी आपकी जीभ। 8वां नंबर प्रश्न है, एनाफिलेक्सिस क्या है। तो एनाफिलेक्सिस क्या हुआ है, सेवरल एलर्जिक रिएक्शन। तो ऐसा हुआ कि मान लो आपके कोई मक्खी का छत्ता है, बहुत 5-6 मक्खियाँ एक साथ खा गई तो आपको क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। या फिर आपको मकड़ी वगैरह खा गई या कोई जहरीला जानवर खा गया, इसलिए आपके शरीर में सूजन आ गया अचानक से। अब तो उसको क्या कहते हैं, एनाफिलेक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया। सेवरल एलर्जिक रिएक्शन या तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, एनाफिलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्राइमरी मेडिसिन फॉर द सीजर ऑफ एपिलेप्सी। तो दौरा या मिर्गी आने के दौरान कौन सी प्राथमिक दवा दी जाती है। तो कौन सी दवाई है जो मिर्गी आने पर किसी व्यक्ति को दी जा सकती है, उसका क्या नाम होता है, डाइजेपाम। तो डाइजेपाम नामक जो एक दवाई आती है उसका प्रयोग किया जाता है जब भी कोई व्यक्ति है जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, उसको कौन सी दवाई दी जाती है, डाइजेपाम की दवाई दी जाती है। तो ऐसे समझ लो उसको दाई से समझ लो, दाई को है ना, दाई को क्या आता है, बहुत ज़्यादा मिर्गी आती है इसलिए उसको डाइपाम दिया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, इन द केस ऑफ पॉइजनिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू। तो कोई व्यक्ति ने अगर जहर खा लिया है तो उसको आपको पहला कदम क्या करना चाहिए, उसको सही करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, कॉल पॉइजन कंट्रोल इमरजेंसी। मतलब आपको विष निषेध केंद्र को या आपातकाल सेवा को बुलाना चाहिए। तो एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि भाई कोई विष निषेध केंद्र है वो आपके पास में, आप उस पर कॉल कर लो या फिर 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लो ताकि जल्दी से जल्दी मेडिकल इमरजेंसी मिल सके। या फिर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कोशिश करो उस व्यक्ति को उल्टी हो जाए, अगर उल्टी हो जाएगी तो जहर की मात्रा है वो जो पेट है शरीर में गई है उसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, उससे उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तो उसके 2 प्रश्न बनते हैं, इसके 2 आंसर बन सकते हैं। एक तो वोमिटिंग करवा सकते हो उससे, और या फिर कॉल पॉइजन सेंटर को या इमरजेंसी के लिए आप उसको कॉल कर सकते हो किसी डॉक्टर के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, विच ट्रेडिशनल रेमेडी इज यूज इन द बर्न टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो जलने पर संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा पारंपरिक तरीका प्रयोग किया जाता था। तो किसका प्रयोग करते थे लोग, हल्दी और शहद के पेस्ट को लगाया जाता था ताकि क्या हो सके, जो जहाँ पर जला है वहाँ पर कोई भी प्रकार का व्रण जलन नहीं हो और कोई भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, हल्दी और शहद का पेस्ट है घोलकर लगा दिया जाता था। तो हल्दी और जो शहद का पेस्ट है उससे जलने की जो शरीर में जलन पर बहुत काम आता है संक्रमण को रोकने के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, पैरालिसिस कॉमनली अकर्स ड्यू टू। तो पैरालिसिस की आमतौर पर किस कारणों से होते हैं। तो जिस व्यक्ति का मान शरीर काम करना बंद कर दिया, कोई अंग काम करना बंद कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। और पैरालिसिस किसकी वजह से होता है, स्ट्रोक के वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान की नसें हैं या तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है। समझ में आ गया। तो तंत्रिका तंत्र वो काम करना बंद कर देगा या नसें ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए कोई व्यक्ति का पैरालिसिस आ जाता है, फिर स्ट्रोक आ जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर्स, रिजिडिटी एंड स्लो मूवमेंट इन द एल्डरली।
तो बुजुर्गों को कपकपी, जकड़न और धीमी गति किस रोग की पहचान है? तो ये किस रोग की पहचान होती है? इसका क्या नाम होता है? पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज यही होता है कि बुढ़ापे में जब व्यक्ति का हाथ कपकपाने लग जाते हैं, जकड़न हो जाता है, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है, तो ये इसी से संबंधित है, पार्किंसन डिजीज से संबंधित है ये सब चीज़ें। अब बढ़े अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 14 नंबर प्रश्न की तरफ। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग है वो मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर डिजीज प्राइमरीली इफेक्ट द मेमोरी एंड द ब्रेन फंक्शन। कोई भी व्यक्ति उसकी स्मृति व मस्तिष्क क्रिया को अल्जाइमर है वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। डिमेंटिया इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो डिमेंशिया का सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो डिमेंशिया को कैसे वर्णन किया जाता है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, मतलब जब दिमाग का, मस्तिष्क का कार्य धीरे को होना बंद हो जाए, काम करना कम कर दे, उसी को क्या कहा जाता है? डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे आपके चारों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडर्न मेडिसिन से संबंधित। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आपको ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। और जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना आपको। धन्यवाद।